नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, जहां जीएमसी अस्पताल में आग से हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। तो आग लगने की वजह से जो बिल्डिंग में धुआं हो गया है और इसके चलते जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। आग को काबू में किया जा रहा है। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आग कितनी भयंकर है। और अस्पताल में ये आग लगी है, जीएमसी अस्पताल में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तमाम गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं आग को काबू में पाने के लिए। अस्पताल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो अमृतसर के अस्पताल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जीएमसी अस्पताल में आग से हाहाकार है। अस्पताल में मरीज फंसे हुए हैं। कितने मरीज फंसे हैं इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इन तस्वीरों को सबसे पहले गौर से आप देखिए कि आग की लपटें कितनी दूर दूर तक जा रही हैं। काफी भयावह आग ये है और आग के जो ये धुएं हैं आप देखेंगे आसपास के जो लोग हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कतें भी हो रही है। लेकिन कह दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि आसपास कोई भी ना रहे, सब अपने घर चले जाएं। और जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग को काबू में किया जा रहा है। अस्पताल में कई सारे मरीज फंसे हैं। कौन से वार्ड में कितने मरीज हैं इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीर आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, जहां जीएमसी अस्पताल में ये भीषण आग लगी और हाहाकार मचा हुआ है। इस आग के लगते ही अस्पताल में जितने भी मरीज फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है और साथ ही जो तमाम डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं अस्पताल में, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जो आसपास की गाड़ियां हैं आप देखेंगे कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी गाड़ियों को हटा रहे हैं फौरन, ताकि उनकी गाड़ी इस आग की चपेट में ना आए। लेकिन दमकल विभाग की जो तमाम गाड़ियां हैं वो भी पहुंच गई हैं। आग कैसे लगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन आग को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि किसी तरह लोग जो वहां पर मौजूद थे वो अपनी जान बचा रहे हैं और यहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? आग आखिर कैसे लगी? क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, काफी भयावह आग है ये और इसकी लपटें दूर दूर तक जा रही हैं। प्रदीप जी, इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। आपको बताएं कि इस वक्त हम जीएमसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर जो कुछ घंटों पहले आग लगी, इतनी भीषण आग लगी कि पेशेंट जितने भी अंदर थे सभी पेशेंट को बाहर निकालना पड़ा मौके पर। और आपको एक चीज बता दें कि ये जो आग लगी है, ये ट्रांसफार्मर थे, इलेक्ट्रिसिटी के जो बड़े ट्रांसफार्मर थे हॉस्पिटल की अंदर वाली बिल्डिंग में ही रखे गए थे। तो कहीं ना कहीं ओवरलोड की बात कह सकते हैं या कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रशासन की तरफ से, कह सकते हैं, या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की तरफ से कह सकते हैं कि चूक हुई है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर थे, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर थे, उसके अंदर काफी ऑयल होता है, वो हीट होने की वजह से ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से आग पूरे हॉस्पिटल में धीरे धीरे फैल गई। और दमकल विभाग की गाड़ियों की बात करें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात करें, मौके पर 8 से 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद यहाँ पर आई हैं। अगर ताजा हालात आपको बताएं, मेरे पीछे इस वक्त कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं कि मौके की लोकेशन है। हालांकि ये 2 मंजिल में तो इतनी भीषण आग लग चुकी है कि पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। अगर मैं आपको अंदर के कुछ दृश्य दिखाऊं तो 2 ट्रांसफार्मर लगे थे, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े ट्रांसफार्मर लगे थे, वो जलकर राख हो चुके हैं पूरी तरह से। जो उसके अंदर काफी तेल होता है, इसके अंदर एक ऑयल होता है, उसके वजह से ज्यादा ब्लास्ट हुआ है ट्रांसफार्मर। ये हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं अगर लापरवाही की बात करें तो लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। और फायर ब्रिगेड के अगर सीनियर अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें तो वहां पर हमारे साथ इस वक्त उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आग ज्यादा लगी किस चीज से। सर एक चीज बताइए सर, ये आग सर लगी कैसे, इसका मेन कारण क्या रहा? मेन कारण तो इलेक्ट्रिकल फायर ही है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, इलेक्ट्रिकल ज्यादा बताया जा रहा है। फॉर्म सीनियर अधिकारी से बात करते हैं, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर है यहाँ पर पहुंचे, 8 से 10 गाड़ियां दमकल विभाग की यहाँ पर पहुंची, बातचीत करते हैं। सर मेन कारण सर क्या है? मेन कारण जो है इलेक्ट्रिकल फायर ही है। इलेक्ट्रिकल फायर जो ट्रांसफार्मर को हुई है बिजली के लोड के कारण, वही इलेक्ट्रिकल फायर वहां से आग बढ़ी है। सर दमकल विभाग की गाड़ियां कितनी? देखिए 8 गाड़ियां हैं हमारी जो काम कर रही हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कोई चीज ऐसी ना निकले। स्टिल वी आर वॉचिंग,
हम यहीं पे हैं, हम जाएंगे नहीं। नुकसान की बात करें सर, नुकसान कितना? नुकसान देखिए बहुत बड़ा हो सकता था अगर फायर ब्रिगेड इतनी जद्दोजहद के साथ सारा कंट्रोल ना करता। आप देख रहे हो अब तो बिल्कुल कोई ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ कंट्रोल है। हॉस्पिटल की फायर सेफ्टी की बात करें, कहीं आपको देखने को मिली सर फायर सेफ्टी है यहाँ पर? ये अभी पहले सबसे पहला काम है फायर सेफ्टी। फायर को हम बुझा लें, कंट्रोल करके फ्री हो जाए, उसके बाद हम ये सारे जो डिस्कशन था ये बाद में होंगे। अभी स्टिल हमारा काम ये है, हम सर्च कर रहे हैं कोई अंदर कोई मरीज ना हो, तो ये चीजें बाद में देखेंगे। कितने मरीज की गिनती अगर बात करें, कुछ आइडिया होगा आपको कितने मरीज बाहर निकाले गए? काफी मरीज थे, देखिए गिनती नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी साइड में भी काफी मरीज थे, सबको निकाल दिया गया बाहर। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फायर अधिकारी थे और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि किसी तरह की जान नहीं गई, कोई भी जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। और आग लगने का सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि सिलेंडर जो इसके ट्रांसफार्मर थे वो बड़े ऑयल के बड़े ट्रांसफार्मर थे। अगर मैं आपको मौके की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्डिंग है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायरें थी वो भी जलकर खाक हो चुकी हैं। जितने भी पेशेंट थे यहाँ पर उनको सभी को बाहर निकाल दिया गया है, सेफ जगह पर निकाल दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया है। जिस तरीके से आग लगी है, पेशेंट भी बहुत परेशान रहे और डॉक्टर भी सारे डॉक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई यहाँ पर। लेकिन अगर हॉस्पिटल प्रशासन की बात करें, कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है कि यहाँ पर उन्होंने फायर सेफ्टी का प्रबंध क्यों नहीं किया। अगर ऐसे बड़े ट्रांसफार्मर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर लगाए थे, जो क्यों लगाए, इनको पहले से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? जी प्रदीप, कितनी मंजिला हॉस्पिटल है ये, और फिर कितने मंजिले हॉस्पिटल में कितने मरीज वहां पर थे? एक मंजिले पर कितने लोग अभी तक बाहर निकल चुके हैं, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी, मैं एक चीज मैं आपको साफ बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है अमृतसर का सबसे गुरु नानक देव हॉस्पिटल है, वो सबसे पुराना हॉस्पिटल है। ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। और मंजिलों की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी मंजिलें, अगर मेरे बाएं तरफ की बात करें, बाएं तरफ भी बहुत बड़ी मंजिलें हैं और दाएं भी बहुत बड़ी मंजिलें हैं। अगर इनके अंदर रूम गिनने की बात करें तो रूम गिने नहीं जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है। और कहीं ना कहीं पेशेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हजारों पेशेंट एक दिन में यहाँ पर एडमिट होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग आते हैं ज्यादातर इसी हॉस्पिटल में आते हैं और बहुत भारी गिनती में यहाँ पर हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी राहत की खबर इसमें यही रही है कि कोई भी जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ऐसे आग लग जाती है हॉस्पिटल में। आग लगने के वक्त प्रदीप, सवाल ये है कि आग लगने के वक्त वहां पर कितने मरीज थे, इस बारे में कब तक पता चल पाएगा? डॉक्टर्स भी होंगे, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नर्स भी अंदर होंगे, तमाम जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल में काम करने वाले वो भी अंदर होंगे। क्या उनको अभी तक बाहर निकाला जा चुका है? जी, अभी जो फायर ब्रिगेड अधिकारियों की बात करें, उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी पेशेंट थे, स्टाफ थे, नर्सेस थे, सफाई कर्मी थे, सभी को सलामत बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन किसी के भी नुकसान की कोई जानी माल की नुकसान है, लेकिन थोड़ी बहुत ही खरोचें लगी हैं। कुछ थोड़े बहुत आग लगने की वजह से हड़कंप जो मचा है उससे काफी थोड़े 2-4 लोग जो जख्मी हुए भी हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, एक बार आप तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए जीएमसी हॉस्पिटल की, कितना नुकसान हुआ है? क्या आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी नुकसान हुआ है? जी, मैं आपको अगर मौके की तस्वीरें दिखाऊं, मौके की तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको, कुछ देर आपको मौके की तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे अगर पीछे देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल का नजारा है बिल्कुल जहां पर आग लगी है। ये पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। इसका जो व्हाइट वॉश था, पहले सफेद रंग का व्हाइट वॉश था, अब ये इतनी ज्यादा आग लगी है, ये बिल्कुल काले रंग में बदल चुकी है। यानी कि धुएं से इतना जबरदस्त धुआं निकला यहाँ पर कि काले रंग में ये पूरी बिल्डिंग तब्दील हो चुकी है। और ट्रांसफार्मर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो असल ब्लास्ट का कारण रहा इस हॉस्पिटल में कि कहाँ प्रशासन की प्रशासन की लापरवाही कहीं ना। ये है पैनल है, ये इलेक्ट्रिसिटी पैनल है, मैं आपको दिखा दूं ये पैनल है। हालांकि अधिकारियों ने अंदर जाने से मना कर दिया कि बिल्डिंग हीट के कारण गिर भी सकती है, कुछ बिल्डिंग का हिस्सा भी गिर सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट किया गया है कि कृपया आप बिल्डिंग के अंदर ना जाएं, कोई भी और भी नुकसान हो सकता है क्योंकि आग लगने की वजह से। प्रदीप, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, देखिए, क्योंकि ये अस्पताल है तो यहाँ पर व्यवस्था एक अस्पताल की तरह होनी चाहिए कि अगर इनके आग लगे तो ऑटोमेटिकली जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ओपन हो जाते हैं और वाटरफॉल होने लगता है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और फिलहाल हम दर्शकों को भी सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितनी भयानक आग ये लगी है, लेकिन इस आग पर अभी तक पूरे तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। प्रदीप, क्या इंतजाम वैसे थे अस्पताल में?
मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। अगर सेफ्टी की बात करें, जो भी सरकार बनती है, हालांकि मौके की सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, भले इससे पहले कांग्रेस की सरकार बनी हो, लेकिन इस हॉस्पिटल को लेकर हर कोई बयानबाजी करता है, दावे ठोकता है कि इस हॉस्पिटल में जो सेहत सेवा है वो हम उच्च लेवल पर करेंगे, बहुत बढ़िया लेवल पर करेंगे। अगर मान सरकार की बात करें, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि सरकारी हॉस्पिटल में जितनी भी सेहत सेवाएं होंगी वो बहुत बढ़िया और शानदार होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की ये लापरवाही सामने आती है कि ऐसे खतरनाक चीजें जिनसे आग लग सकती है, जानी नुकसान हो सकता है। हॉस्पिटल की बात करें, अगर करोड़ों का लाखों का नुकसान भी हॉस्पिटल में हो सकता है, तो उसी वजह से, कहीं ना कहीं वो लापरवाही की वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। और सरकार बात करते हैं सरकारों की, जो मौके पर सरकारें पहुंचती हैं, बातें करती हैं, अपनी सरकार बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौके की मौजूदा सरकारों को भी इन स्थितियों पर सामना करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, ऐसे हालातों को जायजा लेना चाहिए। कि यहाँ पर अगर बात करें, विधायक भी पहुंचे थे, मौके का जायजा लेकर चले गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में ऐसी गलतियां पूरी ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए, हम सीधी जी। तस्वीर दिखा रहे हैं अमृतसर के जेएमसी अस्पताल की, जहां पर आग लगी है भीषण। तो दूसरी तरफ जो मरीज हैं वो बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह अपने आप को बचा रहे हैं कि आग की चपेट में वो ना आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की, जो मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदीप, कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको इमरजेंसी में बाहर निकाला गया है, लेकिन वो अस्पताल के बाहर ही लेटने को मजबूर है। बेड्स बाहर लगा दिए गए हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा इन मरीजों की? ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਹ ਭਾਜੀ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਸਮੇਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ। तो आप सुन रहे थे तमाम जो मरीज इस वक्त बाहर मौजूद हैं और किसी तरह वो अपनी जान बचा के बाहर निकले हैं। ये वो मरीज हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी समस्या से, स्वास्थ्य समस्या से वो जूझ रहे हैं, लेकिन बावजूद इससे किसी तरह वो बाहर निकले हैं। उनका यही कहना है कि उनकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। वीआईपी कल्चर के खिलाफ मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। पंजाब के जेलों में वीआईपी सेल के कॉन्सेप्ट को खत्म करने जा रही है सरकार। मान सरकार जेलों में मिलने वाले मोबाइलों को लेकर सख्त नजर आ रही है। इसे लेकर पंजाब की जेल में सर्च ड्राइव शुरू हो गई है, जिसमें अब तक 710 मोबाइल जब्त किए जा चुके हैं। साफ है कि सीएम भगवंत मान ने जेलों से चलने वाले काले कारोबार को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के लुधियाना दौरे पर हैं। इस दौरान वो शहीद सुखदेव थापर की जन्मस्थली पर पहुंचे और उन्हें प्रणाम भी किया। नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर की जयंती से एक दिन पहले लुधियाना में उनके पैतृक आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। देखिए हमारे सहयोगी अरविंदर सरना की ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा जी का आज लुधियाना दौरा है। इस विषय को लेके उन्होंने सबसे पहले लुधियाना के नौगढ़ा मोहल्ले में शहीद सुखदेव थापर जी को आकर नमन किया है। आगे जाके उन्होंने एक रैली करनी है जहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधन करना है। बिल्कुल जी, पहली बार आपको बता दें कि कल 15 तारीख को सुखदेव जी का जन्म दिहाड़ा है। उसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा जी आए हैं और उन्होंने उस घर दिखा दें आपको, जिस घर में ये पैदा हुए थे सुखदेव थापर। नौगढ़ा मोहल्ला पड़ता लुधियाना का, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो एक प्रधान है, उन्होंने आके यहाँ शहीदों को नमन किया है।
उसके बाद उनके छोटे छोटे प्रोग्राम हैं और उसके बाद एक बड़ी रैली है जो लोगों को संबोधित और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अरविंदर सराना। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक पर 30वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नशे पर चिंता जताते हुए कहा कि खिलाड़ियों को गांव में ब्रांड एम्बेसडर बनकर काम करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने नशे के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की है। इस अवसर पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष और प्रदेश खेल विभाग के पूर्व निदेशक सुमन रावत मेहता, बीजेपी प्रदेश के मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री सहित विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में कितने लोग शामिल हुए। 30वीं प्रदेश स्तर की एथलेटिक्स मीट शुरू हुई है। पहले मैं सभी का स्वागत करूंगा जो आए हैं। शुभकामनाएं देता हूँ पार्टिसिपेंट्स को और आशा करता हूँ कि वो खेल के भावना से खेलेंगे और अच्छे स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड काम करेंगे। और इस गर्मी में इस दिन में भी जो जोश एथलेटिक्स में है वो प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है वो बढ़िया खेल दिखाएंगे। आयोजक के प्रति पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता है। यहाँ से निकले हुए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। सुविधाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। एथलेटिक एसोसिएशन और हमीरपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज हमीरपुर में 30वीं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हुई है। प्रदेश के श्रद्धेय नेता प्रेम कुमार धूमल जी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी 12 जिलों से जो हैं वो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 450 से अधिक खिलाड़ियों का इसमें प्रतिभागिता हो रही है, जिसमें 300 के करीब लड़के हैं और 150 के करीब लड़कियां हैं। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी आए हैं उनमें कई पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं, अपना लोहा मनवा चुके हैं, कई प्रकार के पदक जीत चुके हैं। वही खिलाड़ी अपनी प्रतिभा यहाँ दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता से जो विजेता खिलाड़ी होंगे वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिनमें इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती है, चाहे ऑल इंडिया जो इंटर स्टेट चैम्पियनशिप होती हैं या नेशनल ओपन चैम्पियनशिप्स होती हैं, वहाँ के लिए खिलाड़ियों का चयन भी यहाँ से किया जाएगा। गुरदासपुर रेलवे गेट के पास रेल विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस दौरान भारी संख्या में रेलवे पुलिस और पंजाब पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे विभाग का कहना है कि अवैध कब्जा करने वालों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। प्रशासन के मुताबिक लोगों ने सरकार की जमीन पर 50 साल से कब्जा कर रखा है। सब किसी को नोटिस दिया गया था और नोटिस चिपकाया भी गया था और इन लोग को 21 तारीख को भी तोड़ना कर दिया था, लेकिन उस समय प्रशासन नहीं आने के कारण, सिविल पुलिस नहीं आने के कारण हम लोग चले गए थे। फिर इनको इतला दिया गया था, नोटिस चिपका दिया गया था और तब कार्रवाई हो रही है। हमारे जो स्टेट ऑफिसर हैं उनका है ऑर्डर का हम फ्लो कर रहे हैं। 70 साल तो रह रहे ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ कमा कुछ पर मैं कह नहीं सकता, कोई माड़ा लफ्ज़ बोल नहीं सकता, पर मैंने बोलना पै सकता है जिवें कर रहे हैं मेरे नाल। पंजाब के कोट दाता गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे हरिके थाने के एसएचओ ने मामले की गंभीरता से जांच की बात कही है और कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1:15 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੋਪਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚਾਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। और चलिए अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में नेताओं के दल बदलने की खबरें तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियां विरोधी दल को कमजोर करने की चालें चल रही हैं। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि जल्द ही हिमाचल बीजेपी के 2 बड़े चेहरों को कांग्रेस का हाथ थामेंगे। इसी पर संचालन समिति के संयोजक और डलहौजी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने हमारे सहयोगी मंजूर पठान से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव, पंजाब की पूर्व प्रभारी और हिमाचल प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री सहित डलहौजी से 6 बार की विधायिका आशा कुमारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन्हें हिमाचल प्रदेश संचालन समिति का संयोजक बनाया है। सबसे पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश संचालन समिति का संयोजक बनाया गया है, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस आला कमान का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने संचालन समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष हमारे सीनियर कुलीग आनंद शर्मा जी हैं। मैं उनके साथ संयोजक हूँ। और जो आगामी चुनाव हैं उसकी रणनीति किस तरह की बनेगी, किस तरह से हमें जो हमारी 68 की 68 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं उसमें किस तरह से हमने चुनाव लड़ना है, टिकट्स का आवंटन जो है वो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि एक ही क्राइटेरिया हो और वो है विनेबिलिटी। जो जीत सकता है उसको टिकट देने का प्रयास होना चाहिए और एकजुटता से लड़ेंगे। और भी समितियां बनाई हैं और भी जिम्मेवारियां दी गई हैं, सब एकजुट होकर के इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार जो है 2022 में भारी बहुमत से जीतेगी। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी है अविनाश राय खन्ना, उन्होंने कहा था कि चंबा ज़िला से 2 बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अविनाश राय खन्ना जी बड़े चेहरे किनको मानते हैं, मगर मैंने पहले भी कहा, फिर से कहना चाहूँगी कि चंबा ज़िले में 5 चुनाव क्षेत्र हैं और इन 5 चुनाव क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं या मैं एक सिटिंग विधायक हूँ कांग्रेस की, उसमें ठाकर सिंह भरमौरी जी हैं, कुलदीप पठानिया जी हैं, मैं हूँ, सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं और नीरज नैयर जी हैं। 5 में से एक भी जो है कांग्रेस छोड़ के जाने वाला नहीं। तो बड़े चेहरे तो यही हैं। बाकी हाँ, अविनाश राय खन्ना जी अपने घर में जो है झांक के ज़रूर देख ले। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आकर के, त्रस्त होकर के वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस का कोई भी, चंबा ज़िले का कोई भी नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला नहीं है। चंबा से न्यूज़ इंडिया के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक और धमकी भरा मैसेज जारी किया है। ये संदेश सीएम जयराम ठाकुर और जस्टिस शुभांगी के नाम जारी किया गया है। पन्नू ने कहा कि सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का झंडा फहराया है, कोई बम नहीं उड़ाया है। पन्नू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि खालिस्तानी झंडे के खिलाफ मुकदमा बंद करो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैसेज के मुताबिक संगठन 6 जून को जर्नैल सिंह भिंडरावाले की शहादत के दिन हिमाचल में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम की तारीख की घोषणा करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिवसीय दौरे के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंबा में आयोजित जनसभा में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
मंत्री अनुराग ठाकुर जनसभा में शामिल हुए और जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंबा जिला में FM की सुविधा और नेटवर्क सुधारने का काम किया जाएगा। उन्होंने लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।